प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें प्रश्नावली 3.2 को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ उदाहरण है। जैसे मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसमें तो आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक मतलब एक घात होगा, समीकरण युग्म मतलब जोड़ा होगा। तो देखिए अब जो है हम उदाहरण नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उदाहरण नंबर 4 को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद 6 को पढ़ेंगे, उसके बाद पुनः प्रश्नावली 3.2 क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सवाल को समझेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। जैसे इसका कथन यह है कि यह समीकरण दिया गया है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। एक समीकरण यह दिया गया है। देखिए इसमें एक चर है, यह है, और यह भी चर है, तो दो चर हो गया और दोनों के ऊपर एक एक घात हो गया, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। उसी तरह से देखिए यह एक चर यह हो गया और एक चर यह हो गया, तो कुल कितना चर हो गया, दो चर हो गया। और एक समीकरण है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और एक ही साथ हम क्या बोलेंगे, तो दो चर वाला दो रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर यह है, एक चर यह है, एक चर यह है, एक चर यह है, तो दो चर हो गया और एक घात वाला दो रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि युग्म का हल नहीं है, माने इसका कहने का मतलब है कोई नहीं हल होगा। यह बताइए कि इसका अद्वितीय रूप से अनेक हल होगा अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। आपको यही चीज़ बताना है, ठीक है ना। लेकिन इसको बताने के लिए आपको किसका सहायता लेना है, ग्राफ का सहायता लेकर के बताना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग करेंगे यह, ऐसे देखिए बिना कर ग्राफ खींचे भी बताया जा सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जिसे ध्यान से देखिएगा। देखिए यही दोनों समीकरण है और इसे ग्राफ के द्वारा बताना है। लेकिन अगर चाहते हैं कि ग्राफ के द्वारा न बताया जाए, ऐसे बताया, जो देखिए ये जो पहले समीकरण में x के पास क्या होता है, a1, तो मैंने लिख दिया a1 बटा में दूसरे समीकरण में x के पास क्या होता है, a2, तो देखिए a1 बटा मैंने क्या लिख दिया, a2 बराबर, देखिए पहले समीकरण में y के पास क्या होता है, तो b1 होता है पहले समीकरण में। यहाँ पर a1 है, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर c1 है, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर b2 है, यहाँ पर c2 है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसको a1 b1 c1 नहीं मान सकते हैं। देखिए आप मान सकते हैं, किसी एक समीकरण को a1 b1 c1 मान लीजिए और किसी एक समीकरण को a2 b2 c2 के रूप में मान लीजिए। चलिए तो अब मैं लिख रहा हूँ -8 बटा में -24/5। ख्याल करिएगा, यह क्या लिख दिए b1, यह b1 है और यह क्या है, b2 है, बराबर 1 बटा में a1 c1 लिख दिए और यह c2 कितना है, 3/5। अब देखिए यह a1 बटा a2 हो गया। मैं पीछे जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें भी मैं इस बात को बताया हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का ग्राफ अद्वितीय रूप से अनेक हल होगा, कि अद्वितीय रूप से अनेक हल होगा, कि अद्वितीय होगा, कि कोई नहीं हल होगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है एक और यह c2 है। यदि इसे हल करेंगे और तीनों बराबर हो जाएगा तो जानते हैं अनेक रूप से हल होगा, ठीक है। यदि इसके यह जो शुरू के दो हैं सिर्फ ये बराबर होंगे, जैसे इसको a1 a2 कहेंगे, इसको b1 b2, अगर यह बराबर होगा, आइए अंत वाला बराबर नहीं होगा, आइए बराबर हो जाए, तो इसका जानते हैं कोई नहीं हल होगा जब यह बराबर रहे और ये बराबर न हो। यदि शुरू का दोनों बराबर न हो तो अद्वितीय रूप से माने इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक। तो देखिए मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं पूछा है,
आपको ग्राफ पेपर के द्वारा पूछा है कि ग्राफ पेपर से बताइए, तो ग्राफ पेपर पर देखिए हम ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे। ठीक है, बात समझिए, हर वीडियो में आपको बताए हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ऐसे मैंने चतुर्थांश बना दिया और देखिए यह जो समीकरण है इसके लिए बिंदु निकाल करके एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, और इसके लिए बिंदु बिंदु निकालेंगे और एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा को इसके रेखा यदि कहीं पर काट दिया तो अद्वितीय हल होगा। उसी तरह से इस समीकरण के लिए हम बिंदु निकालेंगे, आपको बताएंगे इसी प्रश्न में, और उसका मैंने ऐसे कोई रेखा खींच दिया और इसके लिए बिंदु बिंदु निकालेंगे और मान लीजिए कि यह जो है इसके बिंदु ऐसे चले जाएं। ठीक है, तो यह क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इसका कोई, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है तब कोई नहीं हल होता है। कल्पना करिए यदि इसी का हम बिंदु निकाल के ग्राफ खींचें, एक रेखा ऐसे जा रही है और इसी के ऊपर यदि दूसरा रेखा भी जाएगी तो अनेक हल होगा। तो आपको ग्राफ खींच करके ही बताना है, इसी तरह से बताना है, इस तरह से नहीं बताना है। लेकिन आगे वाला जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखिएगा प्रश्नावली में ये आएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इसको भी बता दे रहा हूँ। 5/2 बराबर, अब यह बताइए कि यह 5 कहाँ चला जाएगा, तो इस 8 के पास चला जाएगा। करके दिखाएं, देखिए ऋण 8 भागा ऋण 24 बटा क्या होगा 5, तो इसके नीचे 1 कर दीजिए, तो ऋण 8/1, और बटा का जब भाग होता है तो गुणा में हो जाता है और यह क्या हो जाता है, बदल जाता है, अंश जो है हर हो जाता है, हर जो अंश हो जाता है, तो 5 बटा में क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे कटा दीजिए, 8 के क्या हो जाएगा 24, तो यह अभी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 लिख दिए हैं, ये 3 है। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 5/3। जैसे देख लीजिए ये A1 है 5 है, A2 कितना है 3 है। x के पास जो रहेगा ना वह A1 होगा पहले समीकरण में, y के पास जो होगा वो B1 होगा, अचर पद क्या होगा C1 होगा। दूसरे समीकरण में जो x के पास होगा वह A2 होगा और y के पास B2 होगा और अचर पद क्या होगा C2 होगा। उसी तरह से देखिए इसे भी हल करते हैं, यहाँ पर 3 बना दीजिए, तो यह देखिए एक, बहुत से लोगों को बटा का प्रश्न नहीं बनाने आता है, भागा 3 बटा क्या होगा 5, इसके नीचे 1 रखिए, 1/1 गुणे ये हो जाएगा 5/3, तो यहाँ पर क्या हो गया 5/3। अब यह बताइए कि इन तीनों को जब आप हल किए, A1/A2 B1/B2 C1/C2, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, x के पास A1A2 होता है और y के पास B1B2 होता है और अचर पद क्या होता है C1C2। तो आप कहेंगे सर अगर x y में न दिया हो तब कैसे समझेंगे, समझ जाएंगे। जो पहला होगा उसको A1A2 कर दीजिएगा, जो दूसरे नंबर पर होगा उसको B1B2 कर दीजिएगा, और जो अचर पद होगा उसको C1C2 कर दीजिएगा। तो यह बताइए कि जब इसको हल किए तो यह तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिए A1/A2 का जितना मान है उतना ही B1/B2 का है और उतना ही C1/C2 का है। यदि इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे ही होगा इसका ग्राफ, समझ लीजिए। इसका मतलब कि इसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। तो हमें ऐसे नहीं बताना है, हमें ऐसे बताना है। ठीक है, लेकिन देखिए यदि इस नियम को आप जानते हैं तो ग्राफ खींचने से पहले भी आपको पता हो सकता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करिए कि यह 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है, पहले समीकरण को आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्न में से, और इसमें से किसी एक चर को आप अकेले करिए। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि बिंदु निकालेंगे और बिंदु निकाल करके सारणी बनाएंगे। चलिए मैं इसे 5x को अकेले कर रहा हूँ, 5x बराबर, तो यह बताइए कि यह 8y को तब इधर कर दीजिए, तो यह ऋण है तो इधर आएगा तो धन हो जाएगा 8y, और यह 1 जो है अगर वह भी इधर चला है तो धन है तो ऋण हो जाएगा 1। तो क्या बताइए किसको आप अकेले कर रहे थे, x को। क्या अकेले x हो गया, नहीं।
अभी उसके पास 5 है, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 8y-1 और बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणा है तो भाग हो जाएगा। देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से यही होता है कि यहाँ यदि हम y का मान रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप कहेंगे सर y को अकेले नहीं कर सकते हैं, y को भी आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन किसी चर को अकेले करिए आप, किसी को अकेले करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम सारणी बनाएंगे, ठीक है, सारणी बनाएंगे तो उस सारणी में क्या लिखेंगे बताइए। उस सारणी में हम 3 खाना बनाएंगे और एक खाने में x लिखेंगे और एक में y, किसी में आप x y लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी आपको ग्राफ खींचने के लिए कह दिया जाए तो आप बीजगणितीय जो समीकरण होगा उसमें से किसी चर को अकेले करिएगा और बाकी सबको एक साथ कर दीजिएगा और उसमें मान रखेंगे तो ये सारणी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें y के जगह पर आप कोई अंक लिखिए, हम इस y के जगह पर 2 लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर 0 लिख दीजिए। देखिए 0 लिखेंगे तो 8 गुणे 0 यह 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 बचा 5 बच जाएगा। तो इसको भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि बटा में है, ज़्यादा मानना पड़ेगा। तो मैं देखिए y बराबर मैं रख रहा हूँ x बराबर 8 गुणे 2 -1 बटा में 5। अब यह बताइए कि आपने y के जगह पर क्या रखे। देखिए हम ऐसा मान रखेंगे, ऐसी इस प्रकार का मान रखेंगे प्रयास करके कि वह भिन्न में न आने पाए। अब प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर भिन्न में भी आता है तो उसको दर्शा सकते हैं, हो सकता है। 8 दूना के 16, 16 -1 बटा में 5। तो बताइए x बराबर 15 बटा में 5, 16 में से 1 जाएगा 15 हो जाएगा और इसको कटा दीजिए, x बराबर क्या हो गया, 3। अब यह बताइए आपने y के स्थान पर क्या रखा, 2, तो इसमें 2 लिख दीजिए। तो x बराबर क्या आ गया, 3। अब देखिए क्या करते हैं, x बराबर पुनः एक और मान निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है y के जगह पर देखिए 8 गुणे -3 रख दे रहे हैं और -1 इसको उतार दिए और बटा में 5 हो गया। x बराबर इसके आगे धन है, इसके आगे ऋण है, तो धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा, 8 में 3 का गुणा होगा 24 होगा और -1 कर दीजिए बटा में 5। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप इसको ऐसे नहीं मानेंगे, जब आराम से बढ़िया से देख रहे हैं तो समय तो थोड़ा लगेगा ही। x बराबर -24 में 1 जुटेगा, -25 बटा में 5 ये कट गया, x बराबर क्या होगा, -5। कल्पना करिए आपने x के y के जगह पर क्या रखे, -3, तो x बराबर क्या आ गया, -5। तो इसमें रख दीजिए -3, तो यहाँ पर आ गया -5, ठीक है। अब जो है देखिए ये बिंदु निकल गए। इसी प्रकार से इस समीकरण द्वितीय समीकरण को हम लिखेंगे। द्वितीय समीकरण को सबसे पहले हम उतार देते हैं, 3x - 24y और बटा में 5 और प्लस 3 बटा में 5 बराबर 0। देखिए यह समीकरण नंबर क्या है, 2 है, लेकिन देखिए इसमें यह भिन्न में दे दिया है। तो सबसे पहले हम समीकरण को सुधार देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे और बताइए इसका लसाअ कितना हो जाएगा। तो 1 का 5 का लसाअ क्या होगा, 5 होगा। 1 से 5 में भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, 5 तिया के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऊपर गुणा कर देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे, कट जाएगा। 1 बार 1 का गुणा कर दीजिए, -24y हो जाएगा और प्लस इस 5 से 5 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा। देखिए सबसे पहले लसाअ निकालते हैं और हर से लसाअ में क्या करते हैं, भाग देते हैं, आज जो आता है उसका अंश में गुणा करते हैं। तो 5 से 5 कट गया, 1 बच गया, तो 1 का 3 में गुणा कर दीजिए, 3 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करिए कि इस देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं जानते हैं, इस जो भिन्न है ना, भिन्न है उसको सही करने के लिए अगर फ्रेश इस प्रकार का समीकरण बनाने के लिए देखिए ऐसे, तो इसके नीचे क्या कर दीजिए, 1 लिख दीजिए या तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 1 का इन सभी में गुणा करेंगे तो 15x
-24y और प्लस क्या हो जाएगा 3, और 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए समीकरण बन गया। लेकिन और इसको प्रयास करते हैं, ऐसे भी सही है लेकिन इसमें से 3 कॉमन हो सकता है। देखिए 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 × 24 और प्लस 1 हो जाएगा और बराबर 0। और इस 3 का इस 0 में क्या कर दीजिए भाग। देखिए 5x माइनस 8y प्लस 1, क्योंकि गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग हो जाएगा 0/3। तो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए क्या करेंगे। अब तो यह क्या बन गया कि देखिए जैसे समीकरण नंबर 1 था ना, वैसे ही आपका समीकरण नंबर 2 भी बन के तैयार हो गया। इसका मतलब कि देखिए समीकरण को देख करके भी लग रहा है कि यह दोनों समीकरण जब एक जैसे हैं, मिला के देख लीजिए, यहाँ पर नहीं लग रहा था, लेकिन जब इसको मैंने सही रूप में हल कर दिया सरल तौर से, तो मिला के देखिए 5x है, यहाँ पर भी 5x है, उसके बाद देखिए ऋण 8y है, यहाँ पर भी ऋण 8y है, और बाद में धन 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 1 है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं। चलिए ठीक है, इसमें से किसी एक चर को अकेले करिए। तो चलिए मैं 5 को कर दे रहा हूँ। 5x बराबर, अब इसको पक्षांतर करिए, सबको एक और करिए, ऋण 8y इधर आएगा तो 8y हो जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यह बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 8y। देखिए हमें इस सवाल को ग्राफ के द्वारा बताना है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कि अद्वितीय होगा, कि अनेक रूप से माने अनेक हल होगा। तो इसका देखिए अनेक हल होगा। मैं शुरू में बता चुका हूँ, क्योंकि तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में क्या था बराबर था -1, और इसके बटा में क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, क्योंकि गुणा है तो भाग हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे। कहेंगे कि आप सर यहीं पर क्यों नहीं कर दिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा यहाँ लिख दीजिए, और यह भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बटा में है, उसी समीकरण को मैंने अब क्या बना दीजिए सारणी बना दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बीजगणितीय रूप को हमेशा मैं ऐसे ही दर्शाया हूँ। जब बीजगणितीय रूप आया है उसमें से मैं किसी एक चर को अलग किया हूँ, उसके बाद x y का मैं सारणी बनाया हूँ और मान निकाल करके उसमें रख दिए। अब बताइए, अब आप ही बताइएगा कि इस y के जगह पर हम लोग क्या रखें। ठीक है, इस y के जगह पर क्या रखें। देखिए इसमें y के जगह पर हम मान रखेंगे, क्या रखें। देखिए आप 0 1 रखेंगे, अगर 1 रख देते हैं तो 8 कम में 8 हो जाएगा, और 8 में लेके जाएगा तो क्या होगा 7 हो जाएगा, और 7 बटा में क्या बचेगा 5 बटेगा। तो थोड़ा बटा में बचेगा तो दिक्कत हो सकता है मान करके बनाने में। तो मैं जो है x बराबर यहाँ पर क्या लिख दूँ, तो चलिए 8 गुणे यहाँ पर -3 लिख दे रहा हूँ, -1 बटा में अगर 0 रखते तो इसका 0 हो जाता मान, 8 गुणे 0 0 हो जाता, और 0 में -1 आएगा तो -1/5 पुनः बटा में बच जाता। तो यहाँ पर जो है बटा में 5। अब देखिए x बराबर 24 ऋण 1/5, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -25/5। तो x बराबर यह कट करके आ जाएगा -5। तो बताइए y बराबर आपने क्या माना 3, y बराबर ऋण 3, y बराबर ऋण 3, तो x बराबर क्या आ गया -5। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं। इस y के जगह पर इस बार जो है मैं 7 रख दे रहा हूँ x बराबर, तो 8 गुणे 7 -1/5, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 7 -1/5, इसी को उतार दिए। ठीक है, x बराबर 8 7 क्या होगा 56, -1 होगा, और बटा में क्या लिख दीजिए 5। बताइए x बराबर क्या होगा 56 में से 1 जाएगा 55 हो जाएगा, बटा में 5 कट गया 11। बताइए y के जगह पर आपने क्या रखा 7 रखे,
तो बताइए x के बराबर क्या आ गया, तो x बराबर 11 आ गया। अब इसको इसमें रख दीजिए। अब जो है इसी बिंदु को हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए समीकरण एक यह जो है 5x - 60y + 1 की ये सारणी है। तो बताइए इसका बिंदु क्या हो जाएगा, 3, 2। ठीक है ना, पहले x को उसके बाद y को, -5, -3। यदि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे तरीके से देखते होंगे तो आपको बात क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यह दूसरा समीकरण है और उसके बिंदु यह है -5, -3 और एक क्या है 11, 7। अब गौर से देखिएगा, इन्हीं सभी बिंदुओं को हम क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा इन दोनों समीकरणों के लिए जब ग्राफ पेपर पर हम लाइन खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से हो करके जाएगी। ठीक है, अनेक हल होगा इसका, हम चेक कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए ये क्षैतिज है ना, तो इसका नाम x लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए इस साइड में x' लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिख दीजिए y और नीचे क्या लिख दीजिए y' लिख दीजिए। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा बिंदु क्या है, तो 11 है। क्या है, 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यह एक बड़ा खाना है। ठीक है, ये तो मूल बिंदु है क्योंकि दोनों रेखाएं काटती है तो यह मूल बिंदु कहलाएगा। यहाँ पर तो x भी 0 होगा और y भी 0 होता है। तो हम करेंगे क्या कि एक बड़ा खाना बराबर हम 2 मान रहे हैं। क्या मानते हैं, 2। तो बताइए अगर यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 12 होगा। एक चीज़ और, इतना ही बस रहने दीजिए। और इसमें जो है ये जानते हैं कि जो x है दाएं दिशा में धनात्मक होता है। हाथ रखेंगे ना तो जिधर दायां हाथ पड़ेगा वो दायां दिशा होती है, धन होता है। ठीक है, और इधर ऋण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, -2। एक बड़ा खाना बराबर मैंने 2 माना है। ठीक, वर्ग बराबर, या खाना भी कह सकते हैं, -4, -6, -8 हो जाएगा, -10 और माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए ये तो x पर लिख दिए, उसी तरह से y अक्ष जो है इसमें ऊपर क्या होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 12 होता नहीं है। मैंने एक बड़ा खाना बराबर 2 माने हैं। ठीक है, देखिए अच्छे तरीके से यदि बना करके देखेंगे तो उसमें समय लगेगा। अब नीचे वाला देखिए -2, -4, -6 क्योंकि y में नीचे ऋण होता है, और -8, -10 और माइनस क्या हो गया, 12। अब गौर से ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि 3 को और 2 को दर्शाना है। तो 3 आएगा x पर और 2 आएगा y पर। तो देखिए यह x पर 3 आएगा ना, तो इतना दूर तक 2 है और इतना दूर तक ये 4 है। तो इसका मतलब ये 2 तो हो गया, लेकिन 2 और 4 के बीच में ही यहाँ पर 3 होगा। और ये कह रहा है कि y पर कितना, चलिए 2, y पर 2। तो बताइए इधर से 3 और इधर से, तो यह बिंदु होगा। अब बताइए यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, तो लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 3, 2। ठीक, अब पहला बिंदु मैंने दर्शा दिया। अब दूसरा देखिए -5 और -3, तो यह x पर होगा और यह किस पर होगा, y पर होगा। तो देखिए x पर -5, तो देखिए एक खाना बराबर 2 माने हैं ना, मान करके देखिए ग्राफ पेपर पर बड़ी से बड़ी गणनाओं को भी दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसी के बीच में -5 होगा। ठीक है ना, क्या होगा, -5 और 3 है ना, हाँ 3 है, तो 2 और 4 के बीच में होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर होगा। देखिए इसके सुझाई में यहाँ पर, तो बताइए यहाँ पर क्या लिख दें, -5, -3 यह है। अब क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए मिला दीजिए,
थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है। देखिए बिंदु पर नहीं आया है, आप सीधा मिला लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यह किस समीकरण का है, तो इस समीकरण का है 5x माइनस 8y प्लस 1। तो इस पर लिख दीजिए, उस समीकरण को लिख दीजिए 5x माइनस 8y प्लस 1। अब देखिए, अब दूसरा समीकरण मैं दर्शा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब क्या दर्शाएंगे, -5 और -3। तो ये बिंदु तो इसी पर होगा, -5। देखिए इधर से -5 और इधर से 3, तो यहाँ पर तो हो गया। चलिए इसके लिए लिख दे रहा हूँ -5 -3। ये दूसरे के लिए है, दूसरे समीकरण का बिंदु है। अब देखिए 11 किस पर, x पर, और 7 किस पर, y पर। तो चलिए 11 x पर, तो यह 10 और 12 के बीच में होगा, और तो इधर से यहाँ आ रहे हैं, और 7 जो है देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहीं पर हो रहा है, आप गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 11, 7। तो यह किसके लिए है, तो दूसरे के लिए। तो यह बताइए कि तब तो इसके भी बिंदु इसी पर पड़ रहे हैं, इस लाइन पर ही पड़ रहे हैं, और यह भी बिंदु इसी पर पड़ रहे हैं। इसका मतलब दोनों रेखाएं, दोनों बिंदु एक ही रेखा पर पड़ रही है। इसका भी हम ग्राफ खींचेंगे ना, इसको भी अगर आपस में मिलाएंगे तो यह दोनों बिंदु जो है इसी पर से हो करके जाएगा। देखिए पहले बिंदु के लिए ये लाइन है और दूसरे के लिए भी यही लाइन है। इसका मतलब कि दोनों समीकरण जो है एक ही रेखा पर गुजर रहा है, अर्थात इसका अनेक रूप से अनंतः अनेक हल होगा। तो इसी पर मैं उस समीकरण को भी लिख दे रहा हूँ, तो उसका भी यही है 5x माइनस 8y प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए ना कैसा हल होगा, अनेक रूप से अनेक माने अनंतः अनेक हल होगा। और यही देखिए यह रेखा खींचे है ना, एक रेखा इसके बगल से होकर के जाती तो उसका कोई नहीं हल होता। ये रेखा खींचे हैं और एक रेखा इसको जब ऐसे काटती, कहीं पर भी काटती, तो उसका अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल होता, माने एक हल होता। तो ठीक है, नेक्स्ट अगले